ओके, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे मैट्रिक्स वाले पार्ट को। हम डिस्कस करेंगे फॉलिक एसिड और विटामिन B12 के बारे में। तो सबसे पहली बात कि दोनों ही मैट्रिक्स में सबसे कॉमन बात क्या है, तो सबसे कॉमन बात है कि दोनों की डेफिशिएंसी से होता है मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। ओके, मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया, इसके साइन सिम्टम्स आपको पता होंगे, फाइंडिंग्स पता होगी आपको। जनरली फाइंडिंग्स इसमें आती है बिग आरबीसीज। बिग आरबीसीज में मतलब है कि MCV जो है वो 100 के अबव होता है फेमटोलीटर। ओके, इसके अलावा हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपने पैथो में पढ़ी होगी, न्यूट्रोफिल्स, राइट। तो दोनों की डेफिशिएंसी प्रेजेंट करती है एज मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस होता है, वो होता है कि विटामिन B12 में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं। सो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये हमको बात याद करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है, इसका मतलब ये है कि फॉलिक एसिड और विटामिन B12 कोई भी हो सकता है। अगर उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी आ रहे हैं तो इसका मतलब विटामिन B12 है फॉर श्योर, ठीक है। अब इनकी डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले हम पहले बात कर लेते हैं फॉलिक एसिड के बारे में, ठीक है। तो फॉलिक एसिड इज एब्जॉर्ब इन जूजनम। कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? जूजनम के अंदर। और किसका कंपोज होता है? इट इज मेड ऑफ 3 थिंग्स, टेरिडियम, पॉलीग्लूटामेट्स प्लस पाबा। ओके, सो 3 आपको नाम याद रखने की, टेरिडियम, पॉलीग्लूटामेट्स एंड पाबा। तो इन 3 चीज़ों का जो है फॉलिक एसिड हमारे पास बना हुआ होता है, ठीक है, जूजनम में एब्जॉर्ब होता है। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कॉजेस। सबसे पहले तो हमारे पास में होता है डाइट डेफिशिएंसी। अगर कोई पर्सन फॉलिक एसिड के सोर्सेज नहीं खा रहा है तो डेफिशिएंसी हो सकती है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास में हो सकता है मैल एब्जॉर्प्शन। अगेन हमें नहीं पता क्यों, बट ये एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, दिस इज मैल एब्जॉर्प्शन। तीसरा हमारे पास में हो सकता है अल्कोहलिज्म। मेंबर अल्कोहलिक्स जनरली माल न्यूट्रिशन जो होते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें से जो फॉलिक एसिड है वो भी एक कॉमन डेफिशिएंसी है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट अल्कोहलिज्म के बाद हमारे पास में आता है, वो है क्रॉनिक, कौन सी थेरेपी? यूज़ ऑफ फेनेटोइन। सो फेनेटोइन का यूज़ करना भी हमारे पास में कर सकता है, या फिर सल्फासेलेजीन थेरेपी, ठीक है। ओके, ग्रेट। ये 5 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। अब थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े एग्जाम में देखने के लिए, कि बायोकेमिस्ट्री के रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे काम करता है फॉलिक एसिड। देखो, फॉलिक एसिड हमारी बॉडी में जो हम बाहर से खाते हैं पॉलीग्लूटामेट की फॉर्म में आता है। हमारी बॉडी इसको, यानी गट जो है हमारा, वो कन्वर्ट कर देता है इसको मोनोग्लूटामेट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो पॉलीग्लूटामेट से मोनोग्लूटामेट बन गया और ये फॉर्म हो जाती है एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो ये फॉर्म एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे पास में। अब मैं मोटा बात करूँ, जो अल्कोहलिज्म मैंने कही ना, अल्कोहलिज्म इसी स्टेप को ब्लॉक करती है। अल्कोहलिज्म गट में आने के बाद में पॉलीग्लूटामेट्स को मोनोग्लूटामेट कन्वर्ट नहीं होने देती और इसलिए एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती और बंदे को फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि हमारे पास में आता है फॉलिक एसिड बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर। इसके ऊपर एक एंजाइम काम करती है जिसका नाम होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, DHFR। और इससे बनता है फिर हमारे पास में डाईहाइड्रोफोलेट, और फिर एक और रिएक्शन होती है, इससे बनता है टेट्राहाइड्रोफोलेट। और यहाँ पे भी वो सेम ही मेरे पास में एंजाइम होती है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है। वही बीकेएम क्लासिकल हम रिवाइव कर रहे हो, कुछ नहीं। और ये THF फिर बनाता है मिथाइल THF। यहाँ से इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है, और एक मिथाइल आता है और ये बना देता है मिथाइल THF। अब ये जो मिथाइल THF है ना, ये अपना मिथाइल देता है किसे? विटामिन B12 को,
ठीक है, तो ये बनाता है कोबालामिन को देता है ये। कोबालामिन किसका नाम है? विटामिन B12 का। इससे बनता है मिथाइल कोबालामिन। ठीक है, तो ये मेरे पास में बनता है, तो मिथाइल कोबालामिन बनाता है ये। जब ये मिथाइल इसको डोनेट कर देता है ये वाला पार्ट, तब यहाँ पे ये जो THF बचता है ना खाली मिथाइल देने के बाद में, ये हमारे पास में जाता है DNA सिंथेसिस में। ठीक है, और DNA सिंथेसिस से क्या बनता है ये हमको याद रखना है कि हमारे पास UMP से बनता है TMP, थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, या इसको बोलते हैं थाइमिडाइलेट। ठीक है, थाइमिडाइलेट बनता है। ये वाला पॉइंट हमको याद रखने की ज़रूरत है। ओके, सो प्रीटी सिंपल है यार। ठीक है, फॉलिक एसिड से डाइहाइड्रोफोलेट, फिर टेट्राहाइड्रोफोलेट, फिर मिथाइल THF। ये मिथाइल अपना ये विटामिन B12 को दे देगा। जब विटामिन B12 को मिलेगा ये, तो मिथाइलेटेड हो जाएगा, तो मिथाइल कोबालामिन। और मिथाइल देने के बाद ये थाइमिडाइलेट की फॉर्मेशन करवाएगा, जो कि DNA का एक पार्ट है। तो क्या बोला मैंने? थाइमिडाइलेट, रिमेंबर, जो DNA का एक पार्ट है। तो हो गया ना DNA सिंथेसिस। ठीक है, तो DNA सिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायर्ड है? विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड बोथ। देखो फोलिक एसिड का तो मैंने देख लिया, अब विटामिन B12 का क्या रोल है यही देख लो। विटामिन B12 का रोल क्या है? अगर मैं कह दूँ यार विटामिन B12 है ही नहीं मेरे पास, सपोज है ही नहीं विटामिन B12, ये है ही नहीं, तो ये मिथाइल देगा किसको? नहीं देगा ना। तो ये मिथाइल देगा नहीं तो THF निकलेगा नहीं। अगर THF निकलेगा नहीं तो ये बनेगा नहीं। तो याद रखना कि DNA सिंथेसिस के लिए मेरे पास फोलिक एसिड भी चाहिए और मेरे पास में विटामिन B12 भी चाहिए, दोनों चाहिए। एक की भी डेफिशिएंसी हो गई ना तो DNA सिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है, अनीमिया हो जाएगा फिर। तो दोनों चाहिए मुझे अनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए, नॉर्मल सेल्स बनाने के लिए। तो ये बेसिक बिल्कुल फंडा था जो हमको याद रखने की ज़रूरत है। अब एक बहुत ही फेमस दवाई होती है जिसका हम जानते हैं नाम, फर्स्ट ईयर से इसको रट्टा मार के पढ़ते आ रहे, वो है मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट एक एंटी कैंसर मेडिसिन है, रोमेटोइड आर्थराइटिस में भी इसको यूज़ करते हैं, है ना, वहाँ पे भी ड्रग ऑफ चॉइस है, बहुत जगह इसको देते हैं मेथोट्रेक्सेट को। एक्चुअली एंटी कैंसर ड्रग है और 25 mg डेली देते हैं इसको कैंसर के पेशेंट के अंदर। तो ये करती क्या है याद करो भाई, क्या ये डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ब्लॉक करती है, उसका ब्लॉकर है ना। तो इस वाले साइड पे पीछे आते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये इस एंजाइम को ब्लॉक करती है। कौन से एंजाइम को? इस वाले एंजाइम को, ये देखो DHFR। अगर ये इसे ब्लॉक कर देगी तो सिंपल सवाल, ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, तो क्या फोलिक एसिड अपना एक्टिव फॉर्म बना पाएगा? सिंपल सवाल। अगर DHFR ब्लॉक हो गया तो क्या फोलिक एसिड डाइहाइड्रोफोलेट बना पाएगा? नहीं। क्या वो टेट्राहाइड्रोफोलेट बना पाएगा? नहीं। तो क्या हो जाएगा? फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के सिम्टम आने लग जाएंगे। तो क्या DNA सिंथेसिस होगा? नहीं, है ना। तो मेथोट्रेक्सेट कैन ऑल्सो कोज फोलेट डेफिशिएंसी, रिमेंबर करना, ठीक। यहाँ पे एक ड्रग हमको याद करना है जिसका डिस्कशन आता है, उसका नाम है ल्यूकोवोरिन, या इसी को हम बोलते हैं फोलिनिक एसिड, इसी को बोलते हैं 5-फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक है, ये दवाई क्या है? नाम में दिख रहा है 5-फॉर्माइल THF, मतलब ये क्या है? एक ऐसा THF जिसके साथ में मैंने मिथाइल लगा रखा है CH3, ये ड्रग है। इसको हम पैरेंटल देते हैं, ओरल नहीं देते, IV देते हैं, इसको पैरेंटल देते हैं, ठीक है, 5-फॉर्माइल THF। अब इसका यूज़ क्या होता है? मेथोट्रेक्सेट पॉइजनिंग में इसको देते हैं, ये आपको याद करने की ज़रूरत है। मेथोट्रेक्सेट पॉइजनिंग में इसको देते हैं। तो मेथोट्रेक्सेट पॉइजनिंग में कैसे देंगे? देखो मैंने क्या कहा था कि मेरे पास में यहाँ पे जो था, मेरे पास में डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज थी, यहाँ पे भी डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज थी। अब मेथोट्रेक्सेट ने तो ये बैन कर दी, बंद कर दी मतलब, तो ये बनेगा नहीं। अगर मैं इस कंपाउंड को बाहर से दे दूँ तो क्या होगा?
ये क्या बनाने वाला था, मिथाइल THF, ये बनाने वाला था ना ये तो, यानी कि CH3THF। और यही CH3THF में अगर बाहर से दे दूँ तो देखो दोनों सेम ही तो है, क्या फ़र्क है दोनों के अंदर, कोई फ़र्क नहीं है। CH3THF CH3THF, तो अगर मैं इसको बाहर से दे दूँ तो दवाई कुछ भी करती रहे, ये इसकी टॉक्सिसिटी को ठीक कर देगी। आया समझ में बात, बहुत सिंपल सी बात है। ये दवाई जो मेथोट्रेक्सेट थी, ये मुझे THF को बनने ही नहीं दे रही थी। THF से क्या बनने वाला था, मिथाइल THF। अगर मुझे इस दवाई की टॉक्सिसिटी को डील करना है, ये दवाई ये बनने ही नहीं दे रही, तो मैं इसको बाहर से दे देता हूँ ना यार। तो मैंने मिथाइल THF बाहर से दे दिया, ये है ल्यूकोवोरिन। सो ल्यूकोवोरिन इज फोलिनिक एसिड, रिमेंबर दिस नेम, फोलिनिक एसिड। ये किसी भी नाम से आ सकता है, डिफरेंट नाम से, बहरूपिया नाम बदल के आता है। तो फोलिनिक एसिड आपको याद रखना है, या फिर 5-4-मेल THF। तो ल्यूकोवोरिन इज यूज फॉर मेथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी, राइट, ग्रेट। अब हम बात करते हैं विटामिन B12 की। फर्स्ट टॉक अबाउट विटामिन B12। तो जब भी मैं विटामिन B12 की बात करता हूँ, इसको कहते हैं कोबालामिन। इसको कोबालामिन क्यों कहते हैं, कि उसके पास में कोबाल्ट होता है सेंटर में, ठीक है। इसके पास एक मेटल है, इसका नाम है कोबाल्ट। इसके 2 फॉर्म्स हैं, हाइड्रोक्सी कोबालामिन, साइनोकोबालामिन, ठीक है। वो सब याद करने की जरूरत नहीं है। एक्टिव फॉर्म में हमारे पास आता है मिथाइल कोबालामिन और डीऑक्सी एडिनोसिन कोबालामिन, वो भी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मिथाइल कोबालामिन हम याद करते हैं, कहाँ पढ़ा है हमने मिथाइल कोबालामिन, अभी देखा है, बिल्कुल स्टेप भी अभी, ये देखो यहाँ पे मैंने दिखाया ना, यहाँ से देखो, यहाँ पे मैंने क्या दिखाया था कि विटामिन B12 ये था कोबालामिन, ये बन रहा है मिथाइल कोबालामिन, ये रहा। तो मिथाइल कोबालामिन बनता है यहाँ पे, है ना। सो विटामिन B12 मिथाइल कोबालामिन, इसका काम क्या होता है, एक तो DNA सिंथेसिस हमने जो देख लिया, है ना, क्योंकि ये मिथाइल लेता है किससे, टेट्राहाइड्रोफोलेट मिथाइलेटेड, इससे मिथाइल लेता है। इसका एक काम और होता है, वो होता है माइलिन शीथ की प्रोडक्शन, माइलिन शीथ की प्रोडक्शन का काम होता है इसका। वो कैसे होता है, देखो ये है मिथाइल कोबालामिन जो बन गया ना एक बार बॉडी के अंदर, तो इसमें ये क्या करता है, मिथाइल मेलोनिल कोए, ये बनाता है सक्सिनाइल कोए। तो ये मिथाइल कोबालामिन की प्रेजेंस के अंदर क्या बनाता है, सक्सिनाइल कोए बनाता है, मिथाइल मेलोनिल कोए, और ये हमारे पास माइलिनेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। काइंड ऑफ मान सकते हो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो माइलिनेशन के लिए ये चीज़ ज़रूरी है मेरे पास में, तो इसलिए ये चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाती है। मिथाइल मेलोनिल कोए से सक्सिनाइल कोए बनता है और ये माइलिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास में हो गया। इसके बाद में इसका मतलब ये है कि विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी है तो उस पर्सन को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, प्लस उसको न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स भी आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि माइलिन शीथ बनाने के लिए चाहिए ना ये, अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो माइलिन शीथ भी नहीं बनेगी, और माइलिन शीथ नहीं बनेगी तो न्यूरॉन्स ठीक से काम नहीं करेंगे, तो क्या आएंगे सिम्टम्स। कौन से माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे पास प्रोप्रियोसेप्शन कैरी करते हैं, वाइब्रेशन लॉस हो जाएगा उसको, है ना। और अगर ये लंबे टाइम तक चल गया तो क्या हो सकता है, सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कोड। इन शॉर्ट स्पाइनल कोड डीजनरेट हो जाती है, क्योंकि पैरेफेरल न्यूरॉन्स को चाहिए ना माइलिनेशन, तो माइलिनेशन तो चाहिए उनको काम करने के लिए, ठीक है। जो फास्ट न्यूरॉन्स होते हैं उनको माइलिनेशन चाहिए, तो सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कोड। तो पर्सन आपके पास आएगा, झंझनाहट होती है, टिंगलिंग, ठीक है, टिंगलिंग होती है, वाइब्रेशन महसूस नहीं होती, ठीक से प्रोप्रियोसेप्शन में दिक्कत है, टिंगलिंग सेंसेशन, इन सब के साथ आपके पास आएगा, और इसके साथ उसको अनीमिया भी है। तो आप क्या सस्पेक्ट करोगे, विटामिन B12 डेफिशिएंसी है सर, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। और एक बार अगर इसकी न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स हो गए ना, जो हो गए, तो ये नॉन रिवर्सिबल होते हैं, ये ठीक नहीं हो सकते। जो न्यूरॉन्स एक बार चले गए वो वापस नहीं आ सकते। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो डिस्कस करते हैं यहीं पे ही, वो ये है कि सपोज एक पर्सन को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, ठीक है, कंफर्म हो गया, बट उस पर्सन को कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं है ना, नहीं है,
नेगेटिव। तो क्या हो सकता है, विटामिन B12 या फिर फोलिक एसिड, बताओ। मोस्ट ऑफ लोग सोच रहे होंगे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं है तो फोलिक एसिड। गलत जवाब, दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्यों ऐसा है? विटामिन B12 में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होते हैं, मगर होते ही है मैंने नहीं कहा, हो सकता है हो जाए। मेंबर याद करना कि अगर पर्सन को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी है विद अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, तब तो ये कंफर्म विटामिन B12 है। मगर हो सकता है कि उसको भी इतनी डेफिशिएंसी ना हुई हो कि उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हो जाए। तो बंदा सिर्फ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के साथ आ रहा है लेकिन न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम नहीं है, तब भी हो सकता है उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो। थोड़ी लेस सीवियर है बट है तो सही, है ना, तभी तो उसको अनीमिया हुआ है। तो सिर्फ अनीमिया देख करके आप ये जज नहीं कर सकते हो साहब कि वो विटामिन B12 की वजह से है या फोलिक एसिड की वजह से है। इसी लॉजिक की वजह से हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट करते हैं। जब भी हमारे पास पेशेंट मेगालोब्लास्टिक अनीमिया का आता है, हम कभी भी उसको अकेला फोलिक एसिड या अकेला ये नहीं देते, हम कॉम्बिनेशन देते हैं, रैशनल थेरेपी देते हैं विटामिन B12 प्लस फोलिक एसिड की। ठीक है, तो विटामिन B12 और फोलिक एसिड कंबाइन करके देते हैं। सवाल आएगा क्यों? सपोज उस पर्सन को फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी नहीं थी, उसको थी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, और आपने उसको फोलिक एसिड दे दिया। जब आपने उसको फोलिक एसिड दे दिया और उसको कमी नहीं थी तो क्या होगा? मान सोच के देखो, क्या इसका अनीमिया ठीक हो जाएगा? यस, इसका अनीमिया ठीक हो जाता है। आप पूछोगे कैसे यार, ये क्या चल रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम्स आए हमेशा ज़रूरी नहीं है। अगर किसी पर्सन को अनीमिया है मेगालोब्लास्टिक, तो वो विटामिन B12 की वजह से भी हो सकता है, फोलिक एसिड की वजह से भी हो सकता है। इसलिए हम इन दोनों को एक साथ देते हैं। क्यों देते हैं? मान लो उस पर्सन को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से और आपने फोलिक एसिड दे दिया, उसका अनीमिया ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कैसे ठीक हो जाएगा? सिंपल सा लॉजिक ये है कि फोलिक एसिड जो आपने बाहर से दिया ना, ये बचे कुचे विटामिन B12 को भी इसी काम में लगा देगा कि आजा भाई अनीमिया ठीक करते हैं। इस प्रोसेस को, इस वाली स्टेप को याद कर लो बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे ये साइकिल बनाई है। बीकेम में भी और फार्मा में भी और पैथो में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि जो मैंने दिया था ना फोलिक एसिड, ये बचे कुचे विटामिन B12 को, जो बचा कुचा है उसको भी लगा देगा कहाँ पे? अनीमिया को ठीक करने में लगा देगा। और अगर ये अनीमिया को ठीक करने में चला गया तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और वर्सन हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। हो सकता है वो पर्सन को तगड़े वाली कोई न्यूरल प्रॉब्लम हो जाए या सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन हो जाए। इसलिए रिमेंबर करना, कभी भी हम इनको अकेला नहीं देते जब तक आप 200% श्योर नहीं हो जाते ना कि ये सिर्फ फोलिक एसिड की वजह से ही है, तब तक आप उसको अकेला नहीं दोगे। इसलिए हम इतना % श्योर कब हो सकते हैं? जब हम कोई स्पेसिफिक टेस्ट करवाए, कोबालामिन के लेवल्स करवा ले या ये सब करवा ले। जनरली स्पीकिंग हम इन दोनों को एक साथ देते हैं। तो विटामिन B12 प्लस फॉलिक एसिड इज़ अ कंप्लीट रैशनल थेरेपी टू बी यूज्ड। याद रखना, इसलिए हम इनको कभी भी अकेला यूज़ नहीं करते, कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बार बार चीज़ ये पूछी जाती है बार बार, तो हम इनको एक साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब विटामिन B12 जो था उसका एक रोल और होता है, ये साइनाइड पोइजनिंग में भी इस्तेमाल होता है। सिंपल लॉजिक है कि साइनाइड क्या करेगा? कोबालामिन के साथ बाइंड कर लेगा, है ना, तो क्या बना देगा? साइनोकोबालामिन। बस ख़त्म कहानी। साइनोकोबालामिन क्या है? विटामिन B12 का फॉर्म है हमारे पास बॉडी में, ये यूरिन से निकल जाएगा तो टॉक्सिसिटी ठीक होगी। तो साइनाइड टॉक्सिसिटी के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें अम्बाइलोपिया वगैरह के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वो याद नहीं करना आपको, सिर्फ यही वाला पार्ट याद करना है। ठीक है, रिमेंबर करना है यहाँ से 2 की पॉइंट जो आप लेके ही जाओगे। सबसे पहला क्या था कि विटामिन B12 इज़ यूज्ड विद फोलिक एसिड, अकेला कोई भी नहीं दोगे। ठीक है, वही सेम लॉजिक। इसके अलावा फोलिक एसिड प्लस
आयरन, ये भी रैशनल है क्योंकि दोनों क्या है, हिमैटेनिक है यार, दोनों सपोर्ट करते हैं हमारे पास ब्लड सेल फॉर्मेशन को, आरबीसीज वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं ना। याद रखना प्रेग्नेंट फीमेल को हम क्या देते हैं, आयरन देते हैं फॉर श्योर, फॉलिक एसिड भी साथ में देते हैं क्योंकि दोनों रैशनल थेरेपी में, हालांकि फॉलिक एसिड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को भी कम करता है, बट यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी आएगा। तो आयरन और फॉलिक एसिड दोनों को एक साथ देते हैं, ये भी एक रैशनल थेरेपी है, इसको रैशनल मत बोल देना। और ये तो आपको याद रखना ही रखना है, कभी भी किसी पेशेंट को गलती से अकेला विटामिन B12 या फॉलिक एसिड मत दे देना, विल बी अ बिग प्रॉब्लम, राइट। सो ये वाला पॉइंट हमको याद रखने की ज़रूरत है। ओके, ग्रेट। सो दैट्स ऑल अबाउट द हेमेटोनिक्स पार्ट। थैंक यू।